प्रमुख फसल उत्पादक जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, और साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन कौन से हैं। आइएगा बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को। सबसे पहली बात देखिएगा, प्रमुख फसल उत्पादक जो राज्य हैं इनमें एक नंबर पे अपनी बात होनी है सर, अपन चावल को ले लेते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो चावल है। पहली बात आपको याद रखनी है कि चावल के बारे में आप क्या प्रश्न बनाएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है अब वो क्या है, तो आपका उत्तर आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न ये चावल है। आप कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न, सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है आप वो कौन सी है, तो आपका उत्तर बनेगा कि भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है ये चावल। अगली बात जो बनती है कि चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है, सात के अंदर इससे क्या प्रश्न बनेगा, तो ये अपने आपके अंदर कौन सी ऋतु की फसल है, तो आपका जवाब बनेगा ये खरीफ ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की फसल है भाई साहब, आप कहेंगे खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन साथियों बोलकर पश्चिम बंगाल ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये तीनों ऋतुओं में होती है। तीनों ऋतुओं का मतलब गर्मी सर्दी बरसात जब मर्जी देखो ये होती। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि पश्चिम बंगाल में कहां की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल में तीन प्रारूप हैं। पश्चिम बंगाल में इसके कितने प्रारूप हैं, तीन प्रारूप। एक आता है ओस, एक आता है अमन, एक आता है बोरो। याद रखिएगा, एक आएगा ओस, एक आएगा अमन और एक आएगा बोरो। पसंद आ जाए कि ओस अमन बोरो ये क्या है, तो भाई साहब आप कहेंगे ओस अमन बोरो ये पश्चिम बंगाल के अंदर ली जाने वाली अपन कहेंगे चावल की खेती के तीन प्रकार। साथियों गौर कीजिएगा, ओस की जब बात आती है कि ओस है ये कौन से ऋतु में, ध्यान दीजिएगा यार ये शरद काल में ओस की बात आ रही है तो ये शरद काल में ली जाने वाली चावल की फसल है। जब अमन की बात आएगी तो ये शीत काल के अंदर चावल की ली जाने वाली फसल है। और जब बात बोरो की आती है तो ग्रीष्म काल के अंदर जो फसल ली जाती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप बोरो कहते हैं। अब इन तीनों के एक नाम हो जाते हैं, इनमें एक को कहते हैं कुंवारी, एक को कहते हैं अधहरी और एक को कहते हैं मदई। मतलब ये वाली जो ओस है इसका नाम आता है कुंवारी। प्रश्न आएगा अमन, अमन को क्या कहते हैं, अमन को कहते हैं आपका अगहरी, अगहरी अमन को कहते हैं अगहरी, अगेती जिसे अपन कहते हैं ना देसी भाषा में। और बोरो को कहा जाता है भदई। भदई का मतलब आप यूं समझिएगा कि लगभग श्रावण भाद्रपद का जो महीना आता है वहां पर आते आते इसकी कटाई की जाती है तो इसे भदई कहते हैं। ये कुंवारी, ये अगहरी, ये भदई। सामान्यतः प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि अमन ओस बोरो या ओस अमन बोरो ये क्या है, ये चावल की तीन फसलें हैं मुख्य रूप से। आप कहेंगे है कहां पे, तो भाई साहब अपन कहेंगे ये पश्चिम बंगाल। अब सुनिएगा नेक्स्ट जो बात आती है निकलकर कि चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से, चावल के प्रमुख है जो उत्पादक राज्य हैं ये कौन कौन से। साथियों गौर कीजिएगा, चावल के उत्पादक राज्यों में ये मैं बता दूं आपको, ये जो अपन आंकड़े पढ़ने वाले हैं ये 2020 के आंकड़े होंगे क्योंकि आपको हो सकता है आपको किताब पढ़ रहे हो इसमें पुराने आंकड़े दिए हुए रहे हो। यहाँ 2019-20 के ये 2019-20 इनका वर्ष रहेगा और ये जारी कब हुए 2020 में। 21-22 वाले अभी आए नहीं है, आएंगे तब आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा ये 2019-20 की अवधि के हैं, 2020 में जारी आंकड़े हैं तो हो सकता है कि आपको आप जो बुक्स पढ़े उनमें विविधता नजर आए। बात करते हैं चावल उत्पादक राज्यों की, तो चावल उत्पादक राज्यों में आपको ध्यान रखना है नंबर 1 पे आएगा पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादक प्रमुख जो राज्य है वो कौन सा है, आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद में बात आती है तो आपका जवाब बनेगा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद में साथियों बात आती है तो आप कहेंगे सर पंजाब। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और उसके बाद में कहां हो रहा है तो आप कहेंगे पंजाब में। बात करें ये तो चावल का उत्पादन है, लेकिन अगर मैं क्षेत्र की बात करता हूं कि चावल का क्षेत्रफल जो है ये सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, एक राज्य तो आपको याद कर ही लेना, कौन सा राज्य आएगा तो आपका उत्तर आएगा चावल का सबसे ज्यादा बोया गया जो एरिया है ये यूपी में है। और यूपी के बाद में अगर मैं दूसरे नंबर पे आता हूं तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाए। याद रहेगा आपको कि चावल का क्षेत्रफल ये कहां ज्यादा है तो आपका जवाब बनेगा चावल का जो क्षेत्रफल ये यूपी और पश्चिम बंगाल में। सुनना, ये बात कर रहे हैं चावल के उत्पादन की, लेकिन बात आती है चावल की उत्पादकता। आप कहेंगे सर ये क्या लोचा आ गया, मैं बताता हूं। उत्पादकता का मतलब आप यूं समझिएगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन का ज्यादा हो। भाई दो किसान है, एक किसान के पास मैंने कहा कि 10 बीघा जमीन है और दूसरे किसान के पास 5 बीघा जमीन। 10 बीघा वाले के पास में मान लेते हैं कि उसके पास 6 क्विंटल चावल हुआ। कितने क्विंटल, 6 क्विंटल हुआ। और 5 बीघा जिसके पास जमीन है उसके पास हो गया 4 क्विंटल। अब अनाज ज्यादा कहां हुआ, 10 बीघा वाले के पास 6 क्विंटल हुआ है, इसके पास 4 हुआ है। लेकिन अगर प्रति बीघा के हिसाब से देखेंगे तो बताइए 10 बीघा में 6 क्विंटल वो ज्यादा है या 5 बीघा में 4 क्विंटल वो ज्यादा है। तो आपका जवाब बनेगा सर 5 बीघा में 4 क्विंटल वाला प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज्यादा है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा कि चावल की जो उत्पादकता है ये सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है, अपना जवाब आ जाएगा कि सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है, पंजाब के अंदर देखी जाती है। साथियों सुनिएगा, ये तो अपने नॉर्थ इंडिया की बात आ गई। आपसे यूं पूछा जाए कि साउथ इंडिया के अंदर, मैं आपसे यूं पूछूं कि दक्षिण भारत में जो उत्पादन है ये कहां ज्यादा होता है, और कर लेना मेरी बात पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दक्षिण भारत में उत्पादन कहां ज्यादा होता है। एक तो होता है आंध्र प्रदेश में और एक होता है तेलंगाना, एक तो होता है आंध्र प्रदेश में और एक होता है तेलंगाना में उत्पादन ज्यादा। अब बात आती है कि चावल की जो किस्म है ये कौन कौन सी होती है। साथियों गौर कीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप भी हेडिंग लगा लीजिएगा साथ साथ चावल की किस्म। और चावल की किस्म में अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी किस्म है, साथियों गौर करना मेरी बात पर। चावल की जो किस्म है इनमें आप कहेंगे सर एक तो साबरमती है, कौन सी है, साबरमती। एक चावल की किस्म में बासमती आती है, चावल की किस्म में साबरमती आती है, चावल की किस्म में याद रखना बासमती आती है, चावल की किस्म में कृष्णा भी आती है। कृष्णा के साथ आप याद रखिएगा चावल की किस्म में कावेरी भी आती है, चावल की किस्म में आपका पुरवई भी आती है, चावल की किस्म में आपका कामिनी भी आती है, चावल की किस्म में याद रखना है कांची भी आती है, जमुना भी आती है। चावल की किस्म में मैंने कहा कि कांची भी चावल की किस्म आती है, जमुना भी चावल की किस्म आती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु ये भी चावल की किस्म आती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपका साबरमती लिख दिया, जगन्नाथ एक आती है ये भी चावल की किस्म आती है। इसके अलावा जो रत्ना आती है ये भी चावल की किस्म आती है। इसके अलावा सांभा आती है ये भी चावल की आती है। इसके अलावा पद्मा पूसा ये भी चावल की आती है। पद्मा और पद्मा के साथ में आप कहेंगे पूसा, चंबल, जया, बीके, पद्मा, पूसा ये सारी की सारी। चंबल अपने राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध है इसलिए मैंने भारत वाली संदर्भ में लिखा नहीं है। चंबल भी चावल की है, बात करें जया भी चावल की है, पद्मा, पूसा, सांभा, कांची, जमुना, साबरमती, बासमती, तमिलनाडु, कृष्णा, कावेरी, पुरवई, कामिनी, जगन्नाथ, रत्ना, जस्सी साल, ये तमाम जो किस्में हैं ये किसकी हैं, चावल की। किसके हैं, ध्यान दीजिएगा। चावल में एक रोग लगता है, अगर मैं बात करूं कि चावल में जो रोग लगता है ये कौन सा रोग लगता है, भाई साहब आपका उत्तर बनेगा कि चावल में जो रोग लगता है ये लगता है खेरा रोग। दस्ते की कमी से चावल में एक रोग लगता है, ये रोग कौन सा है, खेरा। और चावल के जो खेत होते हैं, मैंने यूं कहा कि धान के जो खेत होते हैं यहां से याद रखिएगा कि गैस निकलती है, और ये गैस कौन सी निकलती है, आप कहेंगे मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, आपका जवाब बन जाएगा धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है भाई साहब, मीथेन गैस। तो लिखिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चावल से संबंधित और भी जो बातें हैं वो अपन करते हैं। लिखिएगा फटाफट से, हाँ जी चलिए आगे।
हाँ लिख पाएगा। ये छोटी छोटी सी आपको चावल के संदर्भ में बातें याद है, रख लेंगे, ठीक है। यानी चावल के उत्पादन में बात करते हैं वैश्विक स्तर पे, तो अपने भारत का दूसरा स्थान आता है, और वैश्विक जो फसलें हैं उनके संदर्भ में अपने को ज्यादा कोई तुलना करनी नहीं, भारत में कौन कौन से उत्पादक हैं ताकि आपको ध्यान रख लेना है। अब साथियों इसके बाद जैसे अपन आगे चले चावल उत्पादक राज्यों के बाद में चले, तो अब देखिएगा चावल उत्पादक राज्यों के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के संदर्भ में आपको एक बात तो ये याद रख लेनी है कि भारत का दूसरा मुख्य खाद्यान्न, यानी चावल के बाद चावल के बाद भारत की चावल के बाद भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल, ये बात आपको याद रख लेनी है कि चावल के बाद में भारत की दूसरी जो मुख्य खाद्यान्न फसल है ये कौन सी है, तो आपका जवाब बन जाएगा चावल के बाद में भारत की दूसरी जो मुख्य खाद्यान्न फसल है ये गेहूं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात आपको क्या करनी है कि गेहूं का उत्पादन ये कहां होता है, साथियों गौर कर लेना, गेहूं का जो उत्पादन है ये सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है भाई साहब, आपका उत्तर आ जाएगा गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में कहां होता है सर, तो सुनिए, उत्तर प्रदेश के बाद में गेहूं का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है ये मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश के बाद में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन ये पंजाब में। सेम यही स्थिति यूपी एमपी पंजाब ये उत्पादन में भी है, और अगर मैं बात करूं कि गेहूं का क्षेत्रफल ज्यादा कहां है, सेम ही कहानी आनी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आप कहेंगे पंजाब। बात करते हैं कि गेहूं की किस्म कौन कौन सी। अगर मैं यहाँ गेहूं की किस्म को लेकर के चर्चा करूं तो आप बताएंगे गेहूं की किस्म में एक सोना आती है, ये गेहूं की किस्म है। सोना के बाद में एक सोनालिका आती है, ये गेहूं की किस्म है। सोना सोनालिका याद रखिएगा, एक सोना है एक सोनालिका है, एक मैक्सिकन आता है एक कोहिनूर आता है। सोना सोनालिका मैक्सिकन, एक आता है कोहिनूर कोहिनूर के बाद में आप कहेंगे एक आता है आपका कल्याण, कोहिनूर के बाद में क्या आता है कल्याण आता है, कल्याण के बाद में आप कहेंगे अर्जुन आता है, अर्जुन के बाद में आप कहेंगे लरमा आता है, लरमा के बाद में आप कहेंगे सरबती आता है, ये भी गेहूं की, सरबती के बाद में आप कहेंगे सोनेरा आता है, और सोनेरा के बाद में आप कहेंगे मैक्रोनी आता है, मैक्रोनी। ये तमाम जो मैंने किस्में लिखी हैं ये किसकी किस्में है, तो आपका जवाब आएगा सर ये गेहूं की किस्में है। गेहूं के अंदर चावल के बाद पहली बात याद रखनी है, चावल के बाद में दूसरी मुख्य जो खाद्यान्न फसल है ये गेहूं है, इसका उत्पादन यूपी एमपी पंजाब में होता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और पंजाब के अंदर है। इसके बाद आप किस्म की बात करें सोना सोनालिका मैक्सिकन कोहिनूर कल्याण अर्जुन लरमा सरबती सोनेरा मैक्रोनी। आप कहेंगे चंबल जया विखे पद्मा कुशा तमिलनाडु कावेरी कृष्णा कावेरी जैसी सारी किसकी है, ये चावल की है, किसके है चावल की है। और यहाँ पर बात कर पा रहे हैं कि सोना है सोनालिका है कल्याण है मैक्सिकन है कोहिनूर है लाल बहादुर नीलिका मैंने लिख देते हैं, शास्त्री नहीं है सीधा लाल बहादुर, ठीक है। ये तमाम जो है ये किसके हैं, ये अपन कहेंगे आपका गेहूं। गेहूं कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है या खरीफ की, हालांकि बात अपन कर चुके हैं पहले, तो फिर भी याद रखिएगा ये आपका रबी है। इसकी बुआई जब होती है उस टाइम तापमान थोड़ा कम चाहिए होता है, लेकिन जब इसकी कटाई होती है उस टाइम तापमान ठीक ठाक चाहिए होता है, लगभग 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना ही चाहिए। गेहूं के बाद में बात आती है जोकी, गेहूं के बाद में बात किसकी आती है जोकी। जो के अंदर आपको याद रखना है ये इसमें ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जो का जो नाम आता है ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी अपन ज्वार का नाम देखेंगे, ज्वार को कहते हैं सोरगम वल्गेर, उसी प्रकार से जो को कहा जाता है हार्डियम वल्गेयर। याद रखिएगा कि जो को क्या कहा जाता है, जो को कहा जाता है हार्डियम वल्गेयर। बात आती है कि ये कैसी किस्म की अपन कहें पौधा है, ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, ये कैसी जलवायु का है, शीतोष्ण जलवायु की फसल है, ये आपका कौन सी है, बात कहेंगे जो है। जो का सबसे ज्यादा उत्पादन ये कहां होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद में फिर आगे चले आप तो आता है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद आगे चले आप तो आता है भाई साहब पंजाब। यानी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राजस्थान और पंजाब, शीतोष्ण जलवायु की जो फसल है इसमें उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब, शीतोष्ण जलवायु की फसल है, इसका उत्पादन भी यही होता है, और इसका क्षेत्र की बात करें तो भी इसके अंदर ये सेम ही आ जाते हैं। याद रखिएगा जो जिसे क्या कहते हैं हार्डियम वल्गेयर के नाम से जाना जाता है, जो को किस नाम से जाना जाता है हार्डियम वल्गेयर के नाम से। चले आगे चलते अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, तो अपने पास आता है ज्वार। आप कहेंगे ज्वार, जी हां, और ज्वार में याद रखना है जैसे जो को कहते हैं हार्डियम वल्गेयर, उसी प्रकार से ज्वार को कहा जाता है सोरगम वल्गेयर। ज्वार को क्या कहते हैं भाई साहब, अपना उत्तर बनेगा ज्वार को कहते हैं सोरगम वल्गेयर, और ज्वार को ही कहा जाता है, ज्वार को ही कहा जाता है गरीब की रोटी। याद रखिएगा ज्वार को क्या कहते हैं, आप कहेंगे गरीब की रोटी है। इसका उत्पादन ज्वार का कहां होता है, ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु। बात करते हैं कि ज्वार का उत्पादन कहां होता है, भाई साहब याद रखिएगा ज्वार का जो उत्पादन है ये महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक में होता है, और कर्नाटक के बाद अगर बात करेंगे आप तो तमिलनाडु में होता है। लेकिन क्या है, लेकिन एक बात है वो आपको क्या याद रखनी है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका ज्यादा कहां पे, ताकि सुनिए इसका जो क्षेत्रफल ज्वार का है ये कहां पे ज्यादा है, तो आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल जो है ये महाराष्ट्र में, मैंने सोचा क्या हुआ बीच में गड़बड़ हो जाता है ना, इसका क्षेत्रफल ज्यादा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाद में आप कहेंगे कर्नाटक में, और कर्नाटक के बाद में तीसरे नंबर पे आप कहेंगे राजस्थान। ये आ गया क्या ज्वार। ज्वार के बाद में एक मोटा अनाज और आता है, आप कहेंगे जिस मोटे अनाज का नाम है रागी। रागी में सीधा याद रखिएगा ये कहां होता है, इसका ज्यादा बड़ा जो अपन कहें कोई 5-7 राज्य नहीं है, अधिकांश जो उत्पादन इसका होता है ये कर्नाटक में होता है। रागी का अधिकांश जो उत्पादन है ये कहां होता है, कर्नाटक। रागी के बाद बात आती है बाजरे की, बाजरा। बाजरे में साथियों ध्यान रखिएगा पहला प्रश्न तो क्या बनेगा कि ये मूलतः भारत की फसल तो नहीं है बाजरा, लेकिन भारत में ज्यादा होता है। यानी विश्व में आज अगर फिलहाल की स्थिति देखें तो भारत के अंदर बाजरा काफी होता है, अफ्रीका के बाद में भारत में बाजरा होता था, पहले भारत में ज्यादा होता है। तो सुनिएगा पहली बात इसका वानस्पतिक नाम क्या, पन्नीसेटम टाइफाइडी। इसका जो नाम आता है ये आता है पन्नीसेटम टाइफाइडी। याद रखिए पन्नीसेटम टाइफाइडी किसका नाम है, बाजरे का। बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, राजस्थान में होता है, यूपी में होता है, हरियाणा में होता है। आप कहेंगे बाजरे का उत्पादन कहां होता है भाई साहब, तो याद रखिएगा बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है, राजस्थान के साथ साथ आप कहेंगे बाजरे का जो उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश के साथ आप याद रखिएगा इसका जो उत्पादन है ये हरियाणा के अंदर भी होता है। यानी राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में आप याद रखिएगा हरियाणा। इसका उत्पादन होता है बाजरे का। बाजरे के उत्पादन के बाद में आप कहेंगे सर बाजरे का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो टॉप पे तो राजस्थान आना ही है, लेकिन थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा। राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में आप हरियाणा की जगह क्या कर देंगे, आप कह देंगे महाराष्ट्र। ये अपने आप के अंदर कैसा, आप कहेंगे ये
कैसा अनाज है? ताकतवर, ज्वार नहीं, ताकतवर अनाज, यानी बाजरा अपने आप के अंदर कैसा अनाज है? आप कहेंगे ताकतवर अनाज है। और चाहे ज्वार है, चाहे रागी है, चाहे बाजरा, इन सबको मिलाकर अपन क्या कहते हैं? आप कहेंगे इन सबको मिलाकर मोटा अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटा अनाज। और याद रखिएगा, भारत में मोटे अनाजों का वर्ष, भारत में मोटे अनाजों का वर्ष कौन से वर्ष को मनाया गया? तो साथियों ध्यान देंगे, भारत में जो मोटे अनाजों का वर्ष है ये मनाया जाता है 2018। याद रखिए, भारत में मोटे अनाजों का वर्ष है ये किसे मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 2018 को मनाया जाता है। तो सुनिएगा अगली बात, यानी संयुक्त राष्ट्र कृषि व खाद्य संगठन ने, खाद्य संगठन द्वारा 2023 में, अब की बात कर रहे हैं 2023 में क्या किया जाएगा? तो सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन द्वारा 2023 के अंदर क्या होगा भाई साहब? आप कहेंगे मोटे अनाजों का वर्ष होगा। क्या होगा? मोटे अनाजों का वर्ष। मोटे अनाजों का वर्ष कौन सा है? तो आपका जवाब बनेगा संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन द्वारा 2023 के अंदर मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जाए। चले आगे, चलो याद रखिएगा, भारत में मोटे अनाजों का वर्ष है ये 2018 है, और 23 को संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन द्वारा 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जाए। चले आगे, छोटी छोटी चीजें, काफी चीजें लिखते रहिए। अब साथियों इसके बाद में बात आती है अपनी मक्का, कि मक्का कहां होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि क्या मक्का भारतीय मूल का है? क्या नहीं, ये तो अमेरिकी मूल का है। तो अमेरिकी मूल का फिर भी भारत में होता है? हाँ होता है ना, क्या दिक्कत है? मक्के को कहा जाता है जिया मेज। मक्के को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा जिया मेज कहते हैं। और मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, अमेरिकी मूल का पौधा। अमेरिकी मूल का पौधा कौन सा है? तो याद रखेंगे मक्का। इसके बाद आप कहेंगे कि साइलेज क्या है? साथियों सुनिएगा, साइलेज का मतलब आप कहेंगे कि जो चारा है वो कौन है? साइलेज, यानी आप कहेंगे मक्के की पत्तियों का चारा, मक्के की या मक्के का चारा लिख लो, मक्के का जो चारा है इसे आप क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। और ये फसल बोले तो फसल का नाम है, खाद्यान्न के रूप में और चारे के रूप में, दोनों के रूप में मक्के को काम लिया जाता है। आप कहेंगे इसका उत्पादन कहां ज्यादा होता है? मैं बताता हूं। मक्के का उत्पादन पहले होता था महाराष्ट्र, एमपी वगैरह में ज्यादा, लेकिन हाल फिलहाल के आंकड़े कह रहे हैं कि मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के बाद में दूसरे नंबर पे मक्के में मध्य प्रदेश आ गया है, और मध्य प्रदेश के बाद में तीसरे नंबर पर अगर मैं मक्के की बात करूं तो तेलंगाना। बात करते हैं मक्के का क्षेत्रफल। उत्पादन के बाद में आप क्षेत्रफल की चर्चा करें तो क्षेत्रफल में आपको याद रखना है, एक तो कर्नाटक आ गया है, कर्नाटक के बाद में आप कहेंगे मध्य प्रदेश आ गया है, और मध्य प्रदेश के बाद में आप कहेंगे महाराष्ट्र। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये आ गए हैं मक्के के क्षेत्रफल। याद रखेंगे तब मक्का जियामेज कहते हैं, अमेरिकी मूल का पौधा है, साइलेज नामक चारा मक्के से प्राप्त होता है। बात करें उत्पादन में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना है, और बात अपन याद करें क्षेत्रफल में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जब बात मक्के की चले तो इसके बाद में एक फसल और आती है तंबाकू। तंबाकू में आपको याद रखना है, भारत के अंदर मुख्य रूप से ये तंबाकू में एक होती है निकोटिना टुबेकम, निकोटिना टुबेकम, और एक आप कह सकते हैं निकोटिना रास्टिका। निकोटिना टुबेकम एवं निकोटिना रास्टिका ये क्या है? तो आपका जवाब बनेगा ये तंबाकू है। इसका उत्पादन पहले तंबाकू का कहां होता था? आंध्र प्रदेश में होता था, लेकिन हाल फिलहाल तंबाकू का उत्पादन, याद कर लेना काम की बात, ये आंध्र प्रदेश में नहीं होकर के ये कहां ज्यादा हो रहा है? गुजरात में। और आंध्र प्रदेश भाई साहब दूसरे नंबर पे चला गया है, गुजरात आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, और आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक भी आ गया। सेमी कहानी आपको यहां देखनी है, उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये कहानी किसमें? उत्पादन के साथ में क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में भी सेमी कहानी, गुजरात आ गया, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, फिर आ गया आपका कौन सा? तो आप कहेंगे आपका कर्नाटक आ गया। इसी के साथ आप याद रखिएगा कि तिल कहां ज्यादा होता है? साथियों सुनिएगा, अगर मैं तिल की बात करता हूं, तिल ज्यादा कहां होता है? तिल में आप एक तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, तिल के जो उत्पादक है तिल में सीधा सीधा पश्चिम बंगाल याद रखना है, पश्चिम बंगाल के साथ में आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, और मध्य प्रदेश के साथ में आपको बिहार याद रखना है, और बिहार के साथ में आपको गुजरात याद रखना है। इसके उत्पादन में तो आप कहेंगे तिलों के उत्पादन। हाँ, तंबाकू के एक बात आ रही होगी आपके माइंड में, पुर्तगाली लेके आए थे, बिल्कुल पुर्तगाली लेके आए थे। याद रखिएगा तंबाकू का अनुसंधान केंद्र भी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, लेकिन अनुसंधान केंद्र अपन एक साथ ही देखने वाले हैं, जितने भी अनुसंधान केंद्र है वो सारे ना लिखिएगा इनको। अच्छा, अब देखिएगा साथियों, इसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं, आगे अपनी बात आएगी कि सरसों का उत्पादन कहां होता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आप ये बता दीजिएगा कि सरसों का उत्पादन कहां होता है सबसे ज्यादा? सरसों में देखिएगा नंबर 1 पे बात आपको याद रखनी है, ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? पहले तो ये बताइए, सरसों रबी की फसल है या खरीफ की? आप कहेंगे सर बताने की बात है, रबी की फसल है तो गेहूं वाली सीजन में कोई आती थी। अब याद रखिएगा कि सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन है ये कहां पे होता है? सरसों का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है ये राजस्थान में होता है। राजस्थान के साथ आपको याद रखना है ये हरियाणा में भी होता है, हरियाणा के साथ आपको याद रखना है ये आपका उत्तर प्रदेश में भी होता है। क्या होता है? तो सुनिएगा, ये सरसों का उत्पादन कहां का? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, याद रखें। बात करते हैं सरसों के क्षेत्रफल। उत्पादन की बात आए चाहे क्षेत्रफल की बात आए, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल की बात आए चाहे उत्पादन की बात आए, राजस्थान दोनों में ही टॉप पे। आप कहेंगे क्षेत्रफल में भी राजस्थान है, लेकिन राजस्थान के बाद में यूपी आ जाएगा, और यूपी के बाद में आपका एमपी आ जाएगा। याद रखना, यूपी के बाद में क्या जाएगा? एमपी। इसमें एक बात और याद रखिए, उत्पादन ज्यादा सरसों का राजस्थान में हो रहा है, लेकिन बात की जाए कि सरसों का प्रदेश किसे कहते हैं, आपका जवाब क्या बनेगा? सरसों का प्रदेश ये कहा जाता है आपके अपने हमारे प्यारे राजस्थान। चला गया सरसों का प्रदेश राजस्थान, लेकिन सरसों की उत्पादकता ये कहां पे? सरसों की उत्पादकता कहां पे है? तो साथियों सुनिएगा, सरसों की जो उत्पादकता है ये सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में। सरसों की उत्पादकता सर्वाधिक कहां है? तो आपका जवाब बनेगा सरसों की जो उत्पादकता है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा हूं मैं, उत्पादकता है। इसके बाद में बात आती है सरसों का अनुसंधान केंद्र तो सेवन में पढ़ेंगे। अब बात आती है सोयाबीन की। सोयाबीन में याद रखना सर्वाधिक प्रोटीन देने वाला तिल है, यानी पर यूं कहें सर्वाधिक प्रोटीन प्रदान करता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन प्रदान करता है भाई साहब? तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन प्रदान करता है। इसके बाद में आपको याद रखनी है कि सोयाबीन का उत्पादन ये सबसे ज्यादा कहां होता है? साथियों गौर करना, सोयाबीन का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है ये कहां होगा? आप कहेंगे एमपी में, महाराष्ट्र में और फिर राजस्थान में। ये टॉप इसके उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश के बाद में आप कहेंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में साथियों राजस्थान।
ये प्रश्न अभी कॉलेज में क्या था 2021 के एग्जाम में आता सीधा सीधा, तो आपके कोई और आ सकता है, याद रख लेना है। वहां सन बदला हुआ था कि 2018 के अनुसार कौन से हैं, यहाँ आ सकता है 2019 के अनुसार या 20 के अनुसार, 20 के अनुसार वाला अभी तक अपडेट है तो आ सकता है। इसके बाद में फिर क्वेश्चन बना कि उत्पादन में ये है तो क्षेत्रफल में कौन है, क्षेत्रफल में भी सेम ही कहानी है, अलग नहीं, यानी वही मध्य प्रदेश वही महाराष्ट्र वही राजस्थान, इसमें क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में सोयाबीन के क्षेत्रफल में। अब बात आती है नेक्स्ट सोयाबीन के बाद में मूंगफली, और मूंगफली को कहा जाता है गरीब का बादाम। कच्चा बादाम वाले भाई साहब यहीं से तो फेमस हुए हैं, और वो कौन सा बादाम थोड़ी बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं ना, और वो कच्चा बादाम चल रहा है, वही कच्चा बादाम है ना। याद रखिएगा कि मूंगफली का जो उत्पादन है ये सबसे ज्यादा कहां होता है, इसे गरीब का बादाम कहते हैं, गरीब का बादाम। और इसका जो उत्पादन है ये सबसे ज्यादा कहां होता है, आप कहेंगे मूंगफली का जो उत्पादन है ये सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो मूंगफली का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है ये अपने गुजरात में होता है, और गुजरात का तो राजकोट है ना, वो जाना ही मूंगफली के लिए जाता है। गुजरात का राजकोट किसके लिए जाना जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा गुजरात का राजकोट मूंगफली के लिए जाना जाता है। गुजरात के बाद में बात करते हैं राजस्थान है, यहाँ पर मूंगफली होती है, और राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण में होती है। और इसके बाद भाई साहब याद रखिएगा तमिलनाडु। बात करते हैं इसके क्षेत्र की, मूंगफली का जो क्षेत्र है इसमें आपको याद रखना, क्षेत्र में अगर बात करें तो गुजरात आ ही जाना है, गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पे बात करें तो राजस्थान आ जाना है, और राजस्थान के बाद अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूं तो सीमांध्र आ जाना है। कौन सा सीमांध्र, सीमांध्र बोले तो भैया आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, लिखिएगा जो किसी का। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और भी हम लोग बातें करते हैं। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि टोटल जो तिलहन है उसमें सबसे ज्यादा कौन आएगा, भाई साहब याद रखिएगा टोटल जो तिलहन आएगा आपका उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, टोटल तिलहन के अंदर। एक मिनट देखिए, अच्छा टोटल जो तिलहन है इसमें आप लिखिएगा कुल तिलहन, कुल तिलहन में याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि कुल तिलहन का जो उत्पादन है ये सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, कुल तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में, राजस्थान के बाद गुजरात में, और गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश। लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें क्षेत्रफल तो राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश आ जाएगा, और मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपने पास एक फसल और आ जाती है जिसको मैं यही लिख देता हूं, सूरजमुखी। सूरजमुखी ये आपको याद कर लेना है, ये सबसे ज्यादा कहां होती है, कर्नाटक में होती है। एक ही बात याद कर ली, कर्नाटक के बाद अगर दूसरे नंबर पे आप चाहें तो उड़ीसा में होती है, और उड़ीसा के बाद में तीसरे नंबर पे आप चाहें बिहार के अंदर आपका सूरजमुखी होती है। एक ही पेज पे तिलहन, सरसों भी तिलहन है, सोयाबीन भी तिलहन है, मूंगफली भी तिलहन है। अगर मैं टोटल तिलहन की बात करता हूं और भी जो छोटे मोटे तिलहन है इन सभी को मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तिलहन कहां होता है, राजस्थान। अब मुझे एक बात पीछे से देख चलिएगा, चावल सबसे ज्यादा कहां होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है, यूपी में होता है, जो कहां होता है यूपी में होगा, कहां होगा बताइए। फिर ज्वार पहले कहां होता था, ये महाराष्ट्र में होता था, लेकिन भैया कहां होता है, कर्नाटक में होता है। ज्वार सबसे ज्यादा कहां होता है, कर्नाटक में होता है। बात करें सरसों की, राजस्थान में। सोयाबीन कहां होता है, मध्य प्रदेश में। मूंगफली कहां होती है, मूंगफली आप याद रखिएगा आपने, मूंगफली कहां होती है, गुजरात के अंदर होती है, और कुल तिलहन राजस्थान में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली बात आती है भाई साहब तिलहन की बात आ गई तो तिलहन के लगे हाथ, दलहन की भी चर्चा करें कि कुल दलहन ये समस्त प्रकार की जो दालें हैं ये सबसे ज्यादा कहां होती है, भाई साहब याद रख लेना राजस्थान में होती है। तिलहन के मामले में राजस्थान अग्रणी है, और दलहन के मामले में भी आपका अपना प्यारा राजस्थान अग्रणी है। तो आप लिख सकते हैं कि कुल दलहन सबसे ज्यादा कहां, आप कहेंगे कुल दलहन, अगर मैं कुल दलहन के उत्पादन की बात करता हूं सबसे ज्यादा कहां है, आपका जवाब आएगा सर सबसे ज्यादा दलहन राजस्थान उत्पादित होती है। राजस्थान के बाद आप कहेंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश। ये तो हुआ उत्पादन का आंकड़ा, लेकिन इसी जगह अगर मैं लिख दूं कि क्षेत्रफल का आंकड़ा भी चाहिए अपने, यानी यही मैं लिख दूं कि क्षेत्रफल का आंकड़ा चाहिए कुल दलहन। आप बता सकते हैं आपसे क्षेत्रफल राजस्थान में, राजस्थान के जस्ट बाद में मध्य प्रदेश आ जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र चला जाएगा। एक टोटल जो क्षेत्रफल है इसका बात करेंगे सर दलहन का। इस दलहन में आपको याद रख लेना, क्या रख लेना कि आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे सेम ही कहानी जो कुल दलहन में है वो कहानी उठ के आ गई चने, वही बात किसमें आ गई, चने। आप कह सकते हैं चना, और चने में याद रखिएगा चने का जो उत्पादन है ये कहां ज्यादा होता है, सेम ही कहानी है। राजस्थान चने का बड़ा उत्पादक है, राजस्थान के साथ में आप कहेंगे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ में आप कहेंगे मध्य प्रदेश। और बात जब चने में इनके साथ बात आएगी क्षेत्रफल की, सेम आंकड़ा आ जाएगा क्षेत्रफल में, यही वाला ये बात कि चने का जो क्षेत्रफल है ये सबसे ज्यादा कहां है, राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, और फिर आपका मध्य प्रदेश। याद रखेंगे चने के बाद में फसल आती है गन्ना। गन्ना अपने आप के अंदर एक ऊपर फसल है मुख्य रूप से, और चाय के बाद में मुद्रा अर्जन करने वाला दूसरा ऊपर फसल आप कह सकते हैं। चाय ये अधिक मुद्रा अर्जन करती है, उसी प्रकार गन्ना भी मुद्रा को लेकर नकदी फसल। चाय के बाद में दूसरी मुख्य नकदी फसल या ऊपर फसल तो क्या करती है, मुद्रा अर्जित करती है। गन्ने में आपको क्या करना है, सीधा सा क्या करना है कि गन्ने का उत्पादन ये कहां ज्यादा होता है, गन्ने का उत्पादन में याद रखेंगे आप, गन्ने के उत्पादन में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आप कहेंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आप कहेंगे कर्नाटक। गन्ना कहां होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। चाहे तो उत्पादन की बात कर लेंगे और चाहे अपन क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। याद रख लेना नकदी जो फसलें हैं इनमें महत्वपूर्ण फसल है, इसमें क्या लिखना है, खास बात नहीं। याद आपको रखना है कि वर्तमान समय में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बात आपको याद रख लें कि दक्षिण भारत के अंदर गन्ने की खेती में लगातार क्या हो रही है, आप कहेंगे वृद्धि हो रही है। इसके बाद में आप कहेंगे अरहर, ये दाल का प्रकार है। अरहर सबसे ज्यादा कहां होगी, भाई साहब याद रखेंगे आप कि अरहर जो सबसे ज्यादा है ये कहां होगी, आप कहेंगे कर्नाटक में होगी। अरहर सबसे ज्यादा, अरहर का जो उत्पादन है ये कहां होगा, आप कहेंगे अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होगा, कर्नाटक के बाद में महाराष्ट्र में होगा, और महाराष्ट्र के बाद में आप कहेंगे यूपी में होगा। ये तो हो गया उत्पादन। अब बात आती है क्षेत्र की, क्षेत्र में याद रखना है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना। बात आती है अरहर के बाद में मसूर, मसूर याद रखिएगा, मसूर का जो उत्पादन होता है, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों बराबर ही है। उत्पादन मसूर का कहां होगा, तो आप कहेंगे यूपी में, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा।
और मध्य प्रदेश के बाद में नंबर 3 पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल, बोले तो पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिमी। याद रहेगा कि मशहूर है ये उत्पादन क्षेत्रफल में बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। कुल दलहन उत्पादन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। गन्ने की बात की, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आ गया। गन्ना यूपी में ज्यादा हो रहा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे पे। अरहर की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, यूपी में। बात अपन मसूर की कर रहे हैं तो मसूर यूपी है। वैसे देख लो मसूर कहां पे है? यूपी के अंदर। वो मसूर नहीं है, मैं मसूर की बात कर रहा हूं। तो मसूर कहां पे है? आप कहेंगे मसूर सर यूपी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं मसूर के बाद में, तो अपने पास आता है भाई साहब कपास। कपास कहां पे? सुनिए, अगर कपास की बात आती है तो कपास को क्या कहा जाता है? कपास को कहा जाता है सफेद बढ़िया है। सफेद बढ़िया नहीं कहते, सफेद सोना कहते हैं, इसे बढ़िया कहते हैं। ये रेशेदार फसल है। कपास कैसी फसल है? आप कहेंगे रेशेदार फसल। कपास के बारे में आपको लिखना है ये कैसी फसल है? आप कहेंगे भारत की मुख्य रूप से ये रेशेदार फसल है भारत की। इसके बाद में बात आती है कपास को क्या कहते हैं? कपास को कहते हैं सफेद सोना। कपास को क्या कहता है? सफेद सोना कहता है। और कपास का ही स्थानीय भाषा में नाम आता है बढ़िया। कपास में एक कीड़ा लगता है, कीड़ा या कीट जिसे हम कहें, और इसका नाम आता है बाल विविल कीट। बाल विविल कीट। कपास के बारे में कहा जाता है कि इसे 200 दिन कम से कम पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है। तो आप लिख सकते हैं कपास के बारे में कथन है कि 200 दिन पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है, यानी इसे 200 दिन तक पाला रहित ऋतु की जरूरत होती है, या फिर पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है। कितने दिनों तक? आप कहेंगे इसे 200 दिनों तक पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप कह सकते हैं कपास में कि कपास का जो उत्पादन है ये सबसे ज्यादा कहां होता है? भाई साहब याद रखिएगा, गुजरात में होता है। गुजरात के बाद में आप तेलंगाना आ गया भाई साहब, और उसके बाद में फिर दिख रहा नहीं दिखेगा, तेलंगाना के बाद आप कहेंगे महाराष्ट्र आ गया। ये कपास के क्या है? तो आप कहेंगे उत्पादन में। जबकि कपास के एरिया में अगर बात करते हैं तो कपास का एरिया महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद में आप कहेंगे सर गुजरात के अंदर है, और गुजरात के बाद में कपास का जो एरिया है ये कहां पे आ जाता है? तेलंगाना में आ जाता है। बात करते हैं कपास के बाद सर रेशम कहां होती है? रेशम में एक ही राज्य अग्रणी है, और ये कौन सा है? कर्नाटक। हालांकि कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में भी होता है रेशम, जम्मू कश्मीर में भी होता है, झारखंड में भी होता है, आसाम के अंदर भी होता है। तो ये मुख्य रूप से रेशम का कर्नाटक। रेशम के बाद बात आती है जूट की। जूट है, इसे क्या कहते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशम। तो क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। इसे गोल्डन फाइबर कह दो, या फिर जूट को कहते हैं सुनहरा रेशम। अब फिर आप कहेंगे सर जूट कहां होती है? जूट होती है पश्चिम बंगाल। जूट कहां होती है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होती है। तो आप यहां बात करें कि जूट का उत्पादन ये कहां होता है? आपका उत्तर आएगा जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद में जूट का उत्पादन होता है बिहार में, और बिहार के बाद में जूट का उत्पादन होता है असम। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। बात आती है इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में एक आंकड़ा इधर से उधर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिहार की जब बजाय असम आ जाएगा, असम को असम को एक बात, और असम के बाद में आ जाएगा बिहार। ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद बात आती है रबड़ कहां होता है? रबड़ का विश्व में उत्पादन में थाईलैंड अग्रणी है वैसे, लेकिन हम भारत की बात करें तो अपने भारत के अंदर रबड़ भाई साहब होता है केरल में। कहां होता है? केरल में होता है। केरल के बाद में आपको याद रखना त्रिपुरा में होता है, और त्रिपुरा के बाद आपको याद रखना कर्नाटक में होता है। रबड़ है, केरल से खींच के त्रिपुरा लेके जाओ, वापस छुट के केरल के पास ही आ जाएगा कर्नाटक। केरल खींच के लेके त्रिपुरा, वापस आ गया कर्नाटक में आ गया रबड़, याद रखिए। इसके बाद में बात आती है कॉफी की। कॉफी कहां होती है? कॉफी होती है भाई साहब कर्नाटक में। अपने भारत में कॉफी कहां होती है? आपका उत्तर आएगा कर्नाटक में होती है, और कर्नाटक के बाद में केरल में होती है, और केरल के बाद में भाई साहब याद रखिएगा तमिलनाडु में होती है। क्या? कॉफी, याद रखिएगा। कॉफी के अंदर जैसे तंबाकू में क्या पड़ता है? निकोटीना, टोबैको, निकोटीना, रुस्टिका, उसी प्रकार अरेबिका जो है, अरेबिका नाम आ जाए तो कॉफी की किस्म, याद रखिएगा। अरेबिका कॉफी है जो अपने भारत में भी होती है। तो कॉफी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आपको याद रखना है। इसके बाद में मैं याद देता हूं चाय कहां होती है ज्यादा। चाय में आपको याद रखना असम है, असम के बाद में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद में साथ में याद रखिएगा तमिलनाडु। इसी प्रकार अगर मैं नारियल की बात करूं, नारियल कहां है? नारियल केरल में है सर, और केरल के साथ में याद रखिएगा नारियल कर्नाटक में। यानी चाय असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, नारियल केरल और कर्नाटक। याद रहेंगे? रबड़ केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चाय की बात आ रही तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नारियल केरल, कर्नाटक में होता है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चले आगे बात आती है भाई साहब कि फलों के मामले में फल सबसे ज्यादा कहां होते हैं? फल उत्पादन की बात आती है तो ये तो प्रमुख फसलें थी, दो चार डाटा और याद कर लीजिएगा। फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, आपको याद रखना है। यानी फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। उत्तर प्रदेश के साथ में आपको याद रखना आंध्र प्रदेश। इसके बाद में बात आएगी सब्जी। सब्जी उत्पादन में अगर देखें तो सब्जी उत्पादन, और सब्जी उत्पादन में याद रखिएगा एक तो यूपी, एक पश्चिम बंगाल। सब्जी उत्पादन में आपको याद रखना है एक तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि अपने भारत में इलायची कहां होती है? इलायची का उत्पादन अपने भारत में होता है केरल में, अभी तो कार्डामम की पहाड़ियां हैं। केरल के बाद में कर्नाटक में, और कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु। फिर आप कहेंगे लाल मिर्च कहां होती है? अद्भुत मसाला कहते हैं लाल मिर्च। हाँ, उन्हें भारत में भोजन ही नहीं बनता लाल मिर्च के बगैर। लाल मिर्च याद रखिएगा, लाल मिर्च को क्या कहते हैं? अद्भुत मसाला कहते हैं लाल मिर्च बना। लाल मिर्च होती कहां पे? ये तेलंगाना, और साथ में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। काली मिर्च कहां होती है? काली मिर्च ब्लैक पेपर। काली मिर्च में याद रखिएगा ये होती है केरल, और साथ में कर्नाटक। बात आती है लौंग। लौंग कहां होती है? केरल और तमिलनाडु, दोनों पड़ोसी, केरल व तमिलनाडु, ये होती है लौंग। इसके बाद है हल्दी कहां होती है? हल्दी में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या क्या होती है? हल्दी होती है। इसके बाद में लास्ट एक बात लिख लीजिएगा, कुल खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? खाद्यान्न ओनली। टोटल अगर खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में आपका उत्तर आ जाएगा पंजाब।
यानी आपसे यूं पूछा जाए कि टोटल जो आपका क्या होता है खाद्यान्न होता है, ये सबसे ज्यादा कहां होता है? आप क्या कहेंगे? टोटल खाद्यान्न सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब। टोटल खाद्यान्न सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में होता है कुल खाद्यान्न, ठीक है। फल उत्पादन के मामले में यूपी आंध्र प्रदेश आ गए, सब्जी के मामले में यूपी पश्चिम बंगाल आ गया, इलायची केरल कर्नाटक तमिलनाडु में होती है, लाल मिर्च की बात आई तो अद्भुत मसाला जिसे कहते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, काली मिर्च की बात आई तो केरल और कर्नाटक में, बात आती है लौंग की तो केरल और तमिलनाडु में, बात यहाँ पे आई हल्दी की तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और कुल खाद्यान्न यूपी एमपी और पंजाब, ठीक है। अच्छा, अब साथियों इसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आते हैं प्रमुख कृषि जो अनुसंधान केंद्र है वो आते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कुछ संस्थान जो है ये हम देखने वाले हैं, कौन कौन से संस्थान है देखते हैं, आइएगा। संस्थान में नंबर 1 पे आप कहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ? भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है इसका मुख्यालय भाई साहब नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। ये स्थापित कब हुआ? 1929 में। अगर स्थापित वाला वर्ष ना भी याद रखो तो चलेगा, लेकिन इतना तो आपको याद रखना नहीं मिलेगा। इसके बाद नंबर 2 पे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यानी अपने देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया? इसमें 2 चीजें, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया। पंतनगर है कहाँ पे? ये तत्कालीन यूपी, उस टाइम यूपी में था, लेकिन अगर आपसे वर्तमान की स्थिति पूछी जाए तो उत्तराखंड, वर्तमान की स्थिति पूछी जाए तो उत्तराखंड। नेक्स्ट आप कहेंगे 3 नंबर पे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। आगे होगी आवाज आपके मन से कहाँ है? अरे ये तो पढ़ रखा है हमने, ये मनीला में है। वह कहाँ पे? फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे? मनीला फिलीपींस। इस अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय, ये इसका कहाँ खोला गया? बात कहेंगे कटक में, गलत है, इसका खोला गया वाराणसी। कहाँ खोला गया इसका? वाराणसी के अंदर। आगे फिर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अगर आपसे बात की जाए आप कहेंगे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? आपका उत्तर आएगा कटक में, और कटक किस राज्य में है? ओडिशा। प्रश्न है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ये कहां है? ये करनाल में है, और करनाल आप भली भांति जानते हैं ये हरियाणा। इसके बाद भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, भारतीय कपास अनुसंधान जो संस्थान है ये कहां पे आ जाएगा? भाई साहब सुनिएगा, भारतीय कपास अनुसंधान जो संस्थान है ये नागपुर में आएगा, कहां आएगा? नागपुर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, संतरे होते हैं नागपुर में, जानते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान 1912 में खोल दिया गया था कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, स्टेट का नाम स्वयं लिखिएगा, इतना तो लिख लोगे। कहां पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। आगे बात आती है कि गन्ना प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गन्ना प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, बोले तो यूपी, लखनऊ बोले तो यूपी, याद रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, बात आ रही है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर तत्कालीन यूपी वर्तमान उत्तराखंड में, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में, दक्षिण एशिया में इसका क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी यूपी में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में, भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में, भारतीय कपास का नागपुर में, गन्ने का कोयम्बटूर में, और गन्ना प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी है। चले आगे। अब साथियों बात आती है केंद्रीय नंबर 9 नंबर लगाइएगा, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ये कर्नाटक में। इसके बाद लिखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? आपका जवाब बनेगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो संस्थान है ये भाई साहब आपका आ जाएगा सेवर में, और सेवर है कहां पर? सेवर भरतपुर में। देखो कैसे लिखा जा रहा है। इसके बाद में बात आएगी रेशम का अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो आपका जवाब बनेगा ये मैसूर में, मैसूर बोले तो कर्नाटक। इसके बाद आप कहेंगे रबड़, केंद्रीय तो लगाना ही है, केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो आपका उत्तर आएगा कोटायम में, और कोटायम की बात आ रही है तो केरल। इसके बाद प्रश्न बना तिलहन अनुसंधान संस्थान, तिलहन अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में। इसके बाद प्रश्न बना राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ये इंदौर में है, एमपी में। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में, ये केरल में आता है।
इसके बाद में लिच्ची अनुसंधान संस्थान, लिच्ची अनुसंधान संस्थान, इस चीज को लिखवाई हो, क्या पता कोई सा पूछ लिया जाए। लिच्ची में आप कहेंगे मुजफ्फरपुर बिहार। उसके बाद में काजू अनुसंधान संस्थान, काजू अनुसंधान संस्थान, ये कर्नाटक में कार्यरत है। उसके बाद में लिखिएगा केंद्रीय केंद्रीय अभियांत्रिकी, केंद्रीय अभियांत्रिकी, केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। उसके बाद में केंद्रीय कृषि ग्रुप, केंद्रीय कृषि, क्या लिखिएगा केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये भी कहां पे है, भोपाल में। ये एक पे आपको याद रखना है ना। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में है, सरसों वाला राजस्थान के सेवाभरतपुर में, रेशम अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में, केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान केरल में, तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद केंद्र है, राष्ट्रीय सोयाबीन वाला इंदौर में है, केंद्रीय रोपण फसल जितनी में उनका अनुसंधान करने के लिए कासरकोट केरल में है, लिच्ची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है, काजू वाला कर्नाटक में, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है, केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान है, ये कहां पे, ये भी आपका भोपाल के अंदर है। इसके बाद बात आती है अनार का कहां पे, सोलापुर महाराष्ट्र। लिखिएगा केंद्रीय अनार अनुसंधान संस्थान, 20 नंबर, केंद्रीय केंद्रीय अनार केंद्रीय अनार अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, सोलापुर में। और सोलापुर की बात आती है तो महाराष्ट्र। उसके बाद केला अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय केला अनुसंधान संस्थान, ये आता है त्रिची। आप कहेंगे त्रिची कहां पे आता है, तमिलनाडु। इसके बाद आता है अंगूर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान, ये आता है पुणे में, पुणे बोले तो महाराष्ट्र। इसके बाद में आता है मसाला अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये आता है कोझीकोड में। और कोझीकोड कहां पे है, केरल। आता है सब्जी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये आता है वाराणसी में, वाराणसी बोले तो यूपी। इसके बाद लिखिएगा नींबू वर्गीय, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान, ये आता है नागपुर में, याद रखिएगा। मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में, मक्का अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे आता है, तो आप कहेंगे मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में आता है, लुधियाना। इसके बाद में लाख अनुसंधान संस्थान, लाख अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे आता है, रांची में आता है, याद रखना। आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में आता है, आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी है कहां पे, शिमला में है, वो कहां पे सर, क्या लिखिएगा दूध अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद लिखना है तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, राजमुंद्री है कहां पे, आंध्र प्रदेश में। क्या लिखिएगा तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये गोवा में है। तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे, गोवा में। मैंने कहा था किसी को लिखवानी, लिखिएगा फिर चलते हैं आगे, एक आधी बात वो भी कर लेते हैं। आज तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे, आपको बताएगा गोवा में। और इसके बाद में प्रश्न आता है डेयरी डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, आपका उत्तर आएगा करनाल में है। करनाल है कहां, हरियाणा में है। उसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे आता है, हैदराबाद। फिर प्रश्न बनेगा भूमि एवं लवणीय भूमि अनुसंधान संस्थान, ये भी करनाल में आता है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है, ये कानपुर में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है टाई अनुसंधान संस्थान, टाई वाला पीछे लिखा तो नहीं दिया, चलो एक बार वो लिख लो, जोरहट असम। टाई बोर्ड कोलकाता में है ना, टाई बोर्ड कहां पर है, कोलकाता में है। और नाबार्ड जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है, और 12 जुलाई 1982 को ये स्थापित किया है। ये थी अपनी कुछ एक स्थानों की बातें, ये लिखने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो दैनिक क्लास में